मसलन लोग टूटे हुए जूते फेंक देते थे, उनको जमा करके उनके जोड़े बना के उनको पॉलिश किया करती थी। अच्छा। ये उस वक्त की बात है जब मैं कोई 3-4 साल की होंगी। रोई, मैंने कहा कि मुझे आप किसी तरह से अलीगढ़ भिजवा दें, सुना है सिख हमला करने वाले हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे मेरे माँ बाप। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोई राब्ता ही नहीं पैदा हो रहा। इस घर से मैंने चाय पी के और माली से कहा था कि मैं 2 हफ्ते बाद आ जाऊंगी, एक सूटकेस लेके निकली थी, आज तक मैं उस घर में दोबारा वापस। आप एक किताब लिखेंगी दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज में रखी जाएगी। अब देखिए ये ब्लाइंड होने के बाद, खैर वो ये क्या कि और अपनी फीस ली उसने और चला गया। कल ही कि मेरी उम्र 60 साल है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। अरे अब मैं चौंकी। ये जो किताब मैंने तुमको अपनी दी है, डिसेबिलिटी सेल्फ हेल्प एंड सोशल चेंज, उसमें मैंने यही कहने की कोशिश की है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनके मसाइल हैं और वो कैसे हल हो सकते हैं। डॉक्टर फातिमा शाह से जब मैं उनके घर कराची में मिलने गई और उनका इंटरव्यू करने गई तो थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि डॉक्टर साहिबा से मेरी वैसे कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके बारे में पढ़ा बहुत था। उनकी बेटी को मैं जानती थी और जब मैं इंतज़ार कर रही थी उनके कमरे में बैठी हुई तो थोड़ी सी मुझे महसूस हुई कि मैं इनसे क्या पूछूंगी और ऐसी कौन सी बात है जो मैं हाईलाइट करूं। जब डॉक्टर साहब आके बैठी और गुफ्तगू शुरू हुई और जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के हालात बताने शुरू किए तो आई थॉट दिस वुमन इज़ सो ब्रेव कि आँखों की बिनाई चली गई, शौहर ने छोड़ दिया, उसके बावजूद इस खातून ने कितनी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी गुजारी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि पहली ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान में फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। दुनिया का सफ़र किया एंड नेवर लेट हर फिज़िकल शुड आई से डिसेबिलिटी अफेक्ट हर मिशन, and her mission was to live a normal, happy and productive life. Dr. Fatma Shah, you gave me so many lessons that day. आपके कुछ बचपन का माहौल, कहाँ पली बड़ी, और फातिमा शाह जब छोटी सी लड़की थी तो शरारती थी, कैसी लड़की थी, क्या चाहती थी, क्या ख्वाब देखती थी? फातिमा शाह जब छोटी सी लड़की थी तो बहुत बाजी थी, ये मुझे बताया गया। अच्छा जी। माय मदर और मेरी माँ जो थी वो यही कहती थी। उसके अलावा मैं जब स्कूल गई तो स्कूल की सारी टीचर्स ने मुझसे यही कहा। मैं कुछ इस किस्म की तबीयत रखती थी, कुछ न कुछ मुझे करना था। और टीचर्स अगर सो रही हैं तो उनके ऊपर स्प्रिंकलर से पानी फेंक दिया। और अगर कोई टीचर बहुत छोटे कद की है और बैठी हुई क्लास ले रही है तो मैं उसके ऊपर से शटलकॉक का गेम खेलना बहुत मुझे मज़ा आता था, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, घर पे भी मैं इसी किस्म की हरकतें करती होंगी। अच्छा। तो लेकिन उसके साथ साथ एक ख़ास चीज़ जो मेरे बचपन में थी, जिसको मैंने मेरी समझ में बाद में आई, वो ये था मैं बचपन ही से एक सामाजिक कारकुन थी। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह से कि जब मैं छोटी सी थी तो मुझे याद है कि मैं सारे घर के टूटी हुई चीज़ें जो होती थी, मसलन लोग टूटे हुए जूते फेंक देते थे, उनको जमा करके उनके जोड़े बना के उनको पॉलिश किया करती थी। अच्छा। ये उस वक्त की बात है जब मैं कोई 3-4 साल की होंगी। और जोड़े बना के उनको मैं लाइन लगा के रखती थी। अच्छा। ये मेरा खेल था, मरगूब खेल। तो मेरी माँ अक्सर मुझसे पूछती थी कि क्या कर रही, मैं कहती काम कर रही। क्या काम कर रही? अच्छा काम कर रही। अच्छा। तो उस वक्त से मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही एक तरह से सिंबॉलिक था। फाउंडेशन एक तरह से बन रही थी आपकी। जी। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं अच्छी खासी मोटी थी, और इतनी मोटी थी कि वो चिराग के धुंधलके में सुबह 4 बजे मैं पैदा हुई तो दाई ये समझी कि मेरी आंखें नहीं हैं। तो कहनी अये है बच्ची बगैर आंखों के पैदा हुई। दैट वाज सिंबॉलिक, ऑलमोस्ट प्रोफेटिक। तो बखैर वो कल्ले वल्ले नीचे किए गए, तुम्हारे आंखें हैं। और मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई नज़र की, ना मैंने कभी ऐनक लगाई। बहुत तेज़ नज़र थी मेरी, जब तक कि मैं वाकई ये नहीं नाबीना नहीं हुई। जी, उसकी बात। मेरे नाना जो थे उनको इसका बहुत शौक था कि उनके घर में कोई बच्ची मेडिसिन पढ़े। अपनी बेटी को तो वो पढ़ा नहीं सके, उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल था। जब मेरी माँ छोटी थी उन्होंने तो
5वीं जमात का सर्टिफिकेट लिया था, मुझे याद है। लेकिन मुझे उन्होंने बहुत उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे मेडिसिन भेजा जाए। अच्छा। तो मेरे वालिद ने राजी हो गए और उस वक्त जाहिर है हमसे तो पूछा नहीं गया, तो हम चले गए। तो मैंने चूंकि 14 साल की उम्र में मैट्रिक किया था और वहाँ पर हार्डिंग में वो लोग 16 साल की उम्र में लेते थे, तो फिर मैंने 1-2 साल इंटरमीडिएट में गुजारे अलीगढ़ में, और फिर मैं मेडिसिन के लिए दिल्ली में गई लेडी हार्डिंग कॉलेज में। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो मैं एक नहायत ही बेकार किस्म की ज़िंदगी में दाखिल हुई, जो कि जिसमें कुछ करने को नहीं था सिवाय ऐश व इशरत के। डॉक्टर साहब बात करने को हो गया फिर तो? नहीं, मैं समझती हूँ कि वो इंसान को ख़राब कर देता है। नौकर चाकर, रुपया पैसा, और गर्मियों में पहाड़ों पे चले जा रहे हैं, मसूरी पहाड़ में जाया कर जो हमारा घर था, हम तो कभी नहीं गए थे पहले, तो काम की आदत बिल्कुल छूट गई। अच्छा, मैं ये कर सकती थी कि मैं गरीबों के लिए क्लिनिक खोल सकती थी, एक आध दफ़ा मेरे शौहर ने मुझे इशारा भी दिया, मैं अपने शौहर का काम कर सकती थी, लेकिन इतने ट्रेंड और अच्छे नौकर थे कि मैंने ये सोचा कि मैं इतनी फुअर हूँ, क्योंकि मेरा बचपन, मैंने बताया नहीं तुमको कि मेरा बचपन जो था, मेरी वालदा बीमार रही हमेशा। अच्छा जी। और हमने अपने बचपन में, हमारा बचपन एक तरह से अच्छा बचपन नहीं था, इस लिहाज से कि वो बीमार रही। हमने अपने माँ बाप को कभी एक साथ हंसते बोलते नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि भाई किस तरह से एक बीवी अपने शौहर के लिए क्या कुछ करती है, क्योंकि वो बीमार रहती थी। क्योंकि वो बीमार रहती थी, उसके साथ दिमागी बहुत तफावत था, जैसे कहते हैं दूरी, क्योंकि वो रियाजीदान थे मेरे वालिद, और अम्मा तो मेरी बस यानी देसी थी। 2 जुमले कहा करती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। एक तो ये कहती थी कि उनको अपने मियाँ से मोहब्बत थी बहुत, कहती थी अगर लाखों के मजमे में ये आदमी खड़ा हो तो मुझे कोई नहीं दिखता सिवाय इसके, मुझे अब तक याद है। और दूसरी बात ये कहती थी कि इंसान की शादी एक मजदूर से हो जाए, एक रियाजीदान से ना हो, कम से कम अपनी दिल की बात तो कह सके। ये मुझे अब तक याद है। तो ये था उनके बीच में तफावत। अच्छा। तो हमने जो एक होती है ना बच्चे की ज़िंदगी, एक महफूज फिजा में मोहब्बत हो चारों तरफ, उसमें आप तजुर्बे से सीखते हैं कि किस तरह से घर चलाया जाता है, किस तरह से शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी जाती है। आपको किसी डिग्री से ये नहीं मिलता है किसी कॉलेज में। चुनांचे मैंने, जब मेरी शादी हुई तो मैंने वो सब गलतियाँ की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप और ना करती अगर मेरा बचपन सही गुजरता और मुझे उस वक्त सिखाया जाता। तो मेरे शौहर ने मुझे 2-3 दफ़ा इशारा 2 बातों का दिया। एक तो इसका कि कभी हमारा काम तुम खुद किया करो। अच्छा, मैंने नहीं किया। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं करना नहीं चाहती थी, उसकी वजह यही थी कि मैं डर गई रिजेक्शन से। नहीं, डर गई इस ख्याल से कि इतने अच्छे और तरबियत याफ्ता नौकर थे उनके पास कि जो इतनी अच्छी तरह से उनका काम करते थे, कि मैंने सोचा कि मैं तो बहुत फुअर हूँ, अगर मैंने किसी दिन कर दिया काम तो मेरा तो पोल खुल जाएगा ना। चुनांचे ज़िंदगी बहुत ही बेकार गुजरती रही, कभी पहाड़ पे चले गए, कभी घर पे रहे। उसी हालत में 1947 में ये सब पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई, और मुझे उन्होंने ये कहा कि तुम जाके और देखो वहाँ एक मकान लो, कभी कभी हम लोग आया जाया करेंगे पाकिस्तान। वो बहुत आना चाहते थे, मगर चूंकि मुतवल्ली थे इसलिए मुश्किल था, तो मुझे उन्होंने कहा, और मैं चली भी आई। तो जब जाने का वक्त आया तो हमारी एक दोस्त थी जो हमारे साथ होटल में, पैलेस होटल में ठहरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यार क्यों जा रही हो अभी यहाँ कायदे आज़म आएंगे और यहाँ एक तरह से पाकिस्तान बन गया है, 14 अगस्त से पहले मैं जाना चाहती थी ना, तो यहाँ तो बड़ी भारी तकरीब होगी, स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी उनकी, ये कब किस देखने को मिलेगी तुम्हें, फिर तुम 1 हफ्ता और ठहर जाओ, उसको देख के फिर जाना। ठीक। मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत ये चीज़ समझ में आई। लेकिन और मेरी बहन और वो जो मेरे साथ आए थे वो चले गए, और मैं होटल में उनके अपनी दोस्त के साथ ठहर गई, और गाला मेरे साथ थी। उसके बाद हमने कायदे आज़म को उतरते देखा और उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में हम शामिल हुए। और बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ देखी, अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद एकदम राइट्स हुए। अब रेहाना मसूरी में है, मेरे शौहर जो हैं वो गोरखपुर में हैं, मेरे माँ बाप अलीगढ़ में हैं, और मैं अकेली यहाँ पर गाला के साथ फंस गई। अब कोई सूरत नहीं थी। मैं अब्दुर्रब निश्ता जो कुछ ज़माने में कम्युनिकेशन के वज़ीर कर हुए थे कम्युनिकेशन के, उनके पास गई, मैं रोई। मैंने कहा कि मुझे आप किसी तरह से अलीगढ़ भिजवा दें, सुना है सिख हमला करने वाले हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे मेरे माँ बाप। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोई राब्ता ही नहीं पैदा हो रहा।
चुनाचे मजबूरी थी। और उस दिन से आज तक यकीन मानो कि हिंदुस्तान तो मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ उसके बाद, लेकिन मसूरी में आज तक नहीं गई। जिस घर से मैंने चाय पी के और माली से कहा था कि मैं 2 हफ्ते बाद आ जाऊँगी, एक सूटकेस लेके निकली थी, आज तक मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं गई। तो उसके बाद फिर ये 1952 का वाक़या है। 50 में मैं हिंदुस्तान गई थी, 52 में उन्होंने मुझे इत्तला मिली कि उन्होंने शादी कर ली। मेरी ज़िंदगी में 3 वाक़यात ऐसे गुजरे हैं जबकि मुझे ऐसा मालूम हुआ, वो एक मसल है ना कि पाँव तले से ज़मीन निकल जाए, सही। तो वो मसल यानी मुझे मालूम हुई कि अच्छा इसका ये मतलब है। एक तो उस वक्त जबकि जवाद ने शादी की, यानी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी इसकी। जब उनका ख़त मुझे मिला है रजिस्टर्ड, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं काम पे से वापस आई उस वक्त तक। अच्छा, मैंने क्लिनिक अपनी खोल ली थी जी। और मैं काम करती थी, वापस आई और मुझे मिला। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आता था, मैंने बार बार पढ़ा। मैं अपनी बहन के पास गई, उसको लेके आई, फिर उसके बाद हम लोग रोए धोए सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कुछ एवरीथिंग हैज़ कम टू एन एंड, मतलब ये कि ज़मीन निकल गई पैर तले। और उसके बाद मैंने इनको ख़त भी लिखा जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। और अब मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बच्चियाँ मेरे पास दोनों थीं। उसके बाद मेरे ख्याल में वो शौक़ था, कुछ मुझे एलर्जी भी थी कि मेरी आँखों की नज़र कम होनी शुरू हुई। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया यहाँ, तो मालूम है एक आँख की नज़र तो बिल्कुल जा चुकी है। उसके बाद मैं लंदन गई 48 में, वहाँ पर जाके मालूम हुआ कि दूसरी आँख पे भी असर हो रहा है थोड़ा सा। वापस आई मैं, तो गरज आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक हुआ कि मैं जब क्लिनिक में एक दिन काम कर रही थी तो मुझे कुछ धुंधा धुंधा दिखाई देना शुरू हुआ। और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर महमूद अली थे, एक उनका इलाज होता था, आँख के डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो आपके इसमें कैटरेक्ट बन रहा है इसमें भी, और चुनाचे आप काम छोड़ दीजिए। उसके बावजूद कोशिश के जो हो सकती थी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, मेरी आंखों की नज़र मुझको नहीं वापस मिली। तो एक दिन मुझे याद है सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली, तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अब शायद कभी देख ना पाऊंगी, अभी देख ना पाऊंगी। तो मैंने अल्लाह मियां से दुआ की कि अल्लाह अगर मेरी नज़र जानी है तो मेरा दिमागी तवाज़ुन कायम रखना। और मेरी वो, मुझे तुम यकीन नहीं करोगी मगर वो कुछ ऐसी मुझे कभी फिर नहीं हुई वो एक एहसास कि जैसे वो मेरी दुआ कबूल हो गई। बाकायदा महसूस हुआ मुझे महसूस हुआ कि मेरी दुआ कबूल हो गई और मैं सो गई। अच्छा, उसके बाद वहाँ एक बड़ी अजीब बात हुई, एक नजूमी आया अलीगढ़ में। अच्छा, मुझे नजूमियों पे कोई एतबार नहीं है। मेरी भावज, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, अब तो नहीं, अब वो भाई मेरे पास आई हो, कह नहीं, ये देखिए ये सिख नजूमी है और ये जो कहता है वो सही होता है, और इसने ये कभी कभी आ जाता है, तो आया है और आप इसको अपना हाल सुनाइए। मैंने कहा भाई मुझे यकीन नहीं है बिल्कुल। कह ली नहीं, आप मेरे कहने से। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें कुछ करने को आ गया हो भाई। बिल्कुल आम तौर पे 15 रुपए उसने फीस ली, हाथ देखा, शक्ल देखी, कुछ अपने जाविये बनाए कागज पे जैसे करते हैं लोग, और मुझे बिल्कुल, मैंने कहा अच्छा ये सब अपना हो रहा है ड्रामा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, आप सुनिए, उसने मुझसे कहा कि आप सारी दुनिया का सफ़र करेंगी। मैंने कहा अच्छा। अब ये सुनिए कि आंखें मेरी जा रही हैं, ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गई हूँ मैं। और मैंने कहा मैंने सोचा, दिल में सोचा कि समझता है कि मैं इलाज कराने जाऊंगी अपना। तो कहने लगा, मैंने कहा कितने सफ़र करूँगी? क्या नहीं, कोई गिनती नहीं है, मैं गिन के नहीं बता सकता, बेशुमार करेंगी। और मैंने कहा कि आपका ख्याल है मैं इलाज कराने जाऊंगी? जी नहीं, आप अपनी मुल्क को की नुमाइंदगी करने जाएंगी, बड़ी इज्जत से जाएंगी। मैंने कहा अच्छा, आंखों के साथ तो कभी ये किया नहीं मैंने। और अब यानी अब मैं ये देखिए हो रहा है, आप एक किताब लिखेंगी दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज में रखी जाएगी। अब देखिए ये ब्लाइंड होने के बाद, खैर वो ये कह के और अपनी फीस ली उसने और चला गया। मैंने सदर से कहा, मैंने कहा सदर कितनी ये बातें अजीब लग रही है, कोई एक बात भी हो सकती है पूरी। उसने कहा मुझे नहीं मालूम आपा, मगर इसकी बात हमेशा सच्ची निकलती। तो सही, और मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि जब ये सब चीज़ें हुई तो मुझे ख्याल आया कि वाकई उसने एक बात सही
देता नहीं था। तो किसी ने आके कहा कि आपसे कोई मेम साहब मिलने आई हैं। अच्छा, मैंने कहा बुला लो। आई, मुझे बहुत उन्होंने यानी जैसे कहते हैं ना, बहुत ही हंसती हुई आवाज़ में मुझसे कहनी, हेलो मेरा नाम डॉक्टर इज़ाबेला ग्रांट है, मैं अमेरिका से आई हूँ और मैं अफ्रीका के 24 मुल्कों से सफ़र करती हुई यहाँ आ रही हूँ, अब मैं एशिया पहुँची हूँ। मैंने कहा कि आप, हाँ, कह कि मेरी उम्र 60 साल है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। अरे, अब मैं चौंकी। तो मैंने कहा कि मैं बैठ जाऊँ तो वहाँ पर? मैंने कहा हाँ ज़रूर बैठ जाइए। मैंने कहा कि आप को कुछ नहीं दिखाई देता? कहिए नहीं। तो और मैंने कहा ये आप सारा सफ़र जो कर रही हैं किसके साथ कर, आपके साथ कोई सफ़र कर रहा है? हाँ। कह ली हाँ मेरे साथ ऑस्कर है। मैंने कहा ऑस्कर आपके साथ आया है? कह ली हाँ। और उसके बाद उन्होंने अपनी सफ़ेद छड़ी मेरे हाथ में दे दी, मीट ऑस्कर, हर वाइट कैन, हर वाइट कैन। एंड दैट वाज द मोमेंट कि जब एकदम मेरे दिमाग के अंदर से मालूम है एक रोशनी सी चमकी। और मैंने दिल में ये सोचा कि डॉक्टर फातिमा शाह, ये औरत तुमसे कम से कम यानी 60 साल की थी, रिटायर होकर आई थी। तो ये औरत इस उम्र में सारी दुनिया का सफ़र करती हुई अकेली, और ये यहाँ पहुँची है और ये इस कदर हंसती हुई आवाज़ में बात कर रही है। और वहाँ से पैलेस होटल से उसने रिक्शा ली और मेरे घर पहुँच गई मेरा पता लेके। तो मैं क्या कर रही हूँ बैठी हुई इस सोफे के ऊपर, नहीं निकलती कमरे से बाहर। मुझे उम्मीद पैदा हुई कि ये वंडरफुल। चुनाचे उन्होंने मुझसे ये कहा, डॉक्टर ग्रांट ने, कि देखो मैं सब जगह देखा हूँ, मैं यहाँ के फ़कीरों के अड्डे को भी देखा हूँ, ब्लाइंड फ़कीर जो हैं, और मैं सारी जो तुम्हारे यहाँ 2-3 इदारे हैं वो मैं देख के आई हूँ। यहाँ पर खैराती नहज पे काम हो रहा है, लोग को कपड़े और पैसे बांट दिए जाते हैं। ये नहीं चलेगा काम। तुम्हें यहाँ पर नाबीनाओं की अपनी जमात बनानी होगी, सेल्फ हेल्प को तुम्हें लाना होगा मोशन में। और मैं हर जगह जहाँ भी जा रही हूँ, मैं 24 मुल्कों से आ रही हूँ, मैं लीडर्स ढूंढ रही हूँ। हमने ये अमेरिका वालों ने इस चीज़ को यानी पायनियर किया था कि हम अपनी जमात बनाएंगे आलमी लेवल पे। तो मैं लीडर्स ढूंढ रही हूँ जो कि अपने अपने मुल्क में जमातें बना सकते हैं। और इस पाकिस्तान में आके मुझे आज पता चला कि तुम्हारी अभी नज़र गई है, तुम सोशल वर्कर हो, तुम मेडिकल डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, तुम लीडर बन सकती हो, तुम ये काम कर सकती हो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं कोई काम अब नहीं कर, और तुम सोशल वर्कर हो। तुम उस वक्त एकदम से मेरे जैसे वो बचपन का जो एक था ना, एक शौक दिल के अंदर उभरा। मैंने सोशल वर्कर, हाँ तो मैंने कहा हाँ सोशल वर्कर मैं हूँ, मैंने सोशल वर्कर किया, पायनियर सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मुझे तो माजूरों के मतलब कोई नहीं, और मैं अब कैसे कर सकती हूँ काम, नाबीना हूँ मैं। उसने कहा तुम कर सकती हो, हमारे यहाँ हर जगह, आप यूरोप में जाओ तुम देखो चल रही है अपनी मदद। आप कोई तुम्हें खानपोश से ढक के तुम्हारे राइट्स नहीं देगा, तुम्हें राइट्स अपने छीनने हैं, उसके लिए काम करना है, तुम बनाओ जमात। चुनाचे ये उस वक्त शुरू हुआ सिलसिला, और उसके बाद तो फिर काम ही काम था। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इट दैट यू मिस मोस्ट अबाउट नॉट बीइंग एबल टू सी? You know, I was very fond of natural scenery. I loved, मैं जब आँख के साथ गई थी, मुझे याद है स्विट्जरलैंड में गई थी, तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं एक एक जगह पर आधा घंटे खड़ी रहती थी गुमसुम। उस वक्त मेरी आँखें थी और मैं देखती रहती थी उस नज़ारे, बड़ी खूबसूरत जगहें थी वहाँ, और मैं देखती रहती थी, अपने अंदर जज्ब करती रहती थी, जज्ब करती थी अपने अंदर कि ये मैं, अब वो अब तक नक्शे मेरे दिमाग पे वो नज़ारे। एक तो मैं उसको मैंने बहुत मिस किया। 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बहुत पसंद। एक तो परफ्यूम, उसको मैं अब भी उसी तरह से एंजॉय करती हूँ। दूसरी चांदनी रात, बहुत मुझे पसंद, मैं घंटों खड़ी रहती थी बाहर निकल के चौदहवीं रात के जब चांद होता था, वो मैं अब भी करती हूँ। मैं उसे देख नहीं सकती उस चांदनी की खूबसूरती को, मगर मैं उसे महसूस करती हूँ, मैं उसे जज्ब करती हूँ अपने अंदर। तीसरी चीज़ ये मनाजिर थे, कुदरती मनाजिर, जो कि मैं अब नहीं देख सकती, उनको मैं मिस करती हूँ। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 मौके ऐसे आए जब मैंने तड़प के महसूस किया है कि मुझे नज़र आ जाए। एक तो उस वक्त जबकि मेरी दोनों बेटियाँ रेहाना जब दुल्हन, एक तो जब रेहाना दुल्हन बनी है उस वक्त मुझे दिखाई नहीं देता था। रेहाना की जब शादी मैंने की है, मेरी बड़ी बेटी जो है, उस वक्त मेरा जी चाहा कि मैं इसको देखूँगी कैसी लग रही है। एक जब गाला दुल्हन बनी तो मैंने
एक जब इनका पहला बच्चा हुआ तो मुझे इन्हीं जिसे कहते हैं ना कि एकदम दिल के अंदर एक जैसे उठता है कमी महसूस एक हाँ इंटेंस ख्वाहिश कि मैं इसको देखूं। बस वैसे जिंदगी गुजरती है रोजाना, हाँ आदत हो गई है। आपने इन लोगों को कैसे कन्विंस किया? हाउ डिड यू कन्विंस दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू गिव disabled people, blind people, all these facilities? तुमने दो चीजें कही कि एक होता है रहम जी, एक होता है हमदर्दी। दोनों चीजें जो हैं अब मैंने अब काम करके देखा है, खुद बना भी ना होके नहीं चाहिए। असल चीज जो है वो ये चाहिए कि एक साइंटिफिक अप्रोच। हम भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो। तो 5 रुपए दे दिए, नहीं ये नहीं, ये उसे नहीं चाहिए। अमूमन हम यही करते हैं। तो हमें हमदर्दी और रहम नहीं चाहिए। ये मैं अपने स्पीचेस में कई दफ़ा कह चुकी हूँ। हमको एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये जो किताब मैंने तुमको अपनी दी है, डिसेबिलिटी सेल्फ हेल्प एंड सोशल चेंज, उसमें मैंने यही कहने की कोशिश की है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनके मसाइल हैं और वो कैसे हल हो सकते हैं। मुश्किल नहीं है। नजूमी की बात से अगर हम आगे लेके चलें आपको, नजूमी ने कहा उसकी बातें सब सही बातें हैं कि इतना आपने सफ़र किया, सफ़र से मुराद ट्रैवल किया, बहुत मज़ा आया, बहुत किया। तो हाउ डिड यू मैनेज? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं अकेली सफ़र करती थी, मैंने कभी गाइड को साथ नहीं लिया। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता अकेली, बिल्कुल मुकम्मल। मैं तुमसे बिल्कुल सच बात कह रही हूँ। अच्छा, कभी मैंने गाइड साथ नहीं ली। एक पहली दफ़ा जब मैं गई हूँ, चलें ठीक है, जब मैं अपने आप को रिहेबिलिटेशन के लिए गई हूँ अमेरिका, ठीक है, उस वक्त भी मैं अकेली गई थी। उस वक्त भी, और वो मेरा पहला सफ़र था, और उस सफ़र में साइक्लोन आया, कई जहाज़ मुझे बदलने पड़े, और वो सफ़र था जिसने मुझे सिखा दिया कि अच्छा यूँ करते हैं सब। और जिस वक्त मैं अमेरिका सैन फ्रांसिस्को जब पहुंची हूँ बहरहाल, तो उसके बाद फिर मैं फीनिक्स में थी। तो उसने लड़की ने मुझसे पूछा, यार हुस्नस ने, कि कोई तुम्हें लेने आया है यहाँ पर? मैंने कहा कि दे बेटर बी हियर, क्योंकि अगर कोई लेने नहीं आया तो मैं इसी जहाज से वापस चली जाऊंगी। मुझे अब मालूम है कि सफ़र कैसे करते हैं। तो उस सफ़र ने मुझको सिखाया कि अच्छा, जब इतने जहाज बदले मैंने और सब कुछ किया, तकलीफ तो हुई, परेशानी भी उठाई, लेकिन सीख गई मैं। कभी आपने महसूस किया कि आप बोझ हैं? हाँ, अब मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब जबकि मैं जब तक मैंने 30 साल तक काम किया, मुझे 40 साल हो गए हैं अंजुमन बनाए हुए, अभी मैं काम करती हूँ, किताब लिख रही हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह, लेकिन उतना काम नहीं जितना कि उस वक्त तो मैं दिन रात मसरूफ़ रहती थी ना। तो काम करते में तो मैंने बिल्कुल कोई चीज़ महसूस नहीं की। लेकिन अब जब से मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं बाज़ दफ़ा, घर के लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं अपने अपने काम में, और मेरे पास चूँकि आँखें नहीं हैं, तो हर वक्त ज़रूरत तो होती है ना आँख की, कोई चीज़ देखनी है, कोई पढ़नी है कुछ। तो मैं कभी कभी महसूस करती हूँ कि जल्दी में किसी ने कोई बात कही है, जल्दी में कोई चीज़ ये क्या कि चला गया, अच्छा हम फिर कर देंगे, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। तो मैं इसलिए महसूस करती हूँ बोझ, क्योंकि मैंने हमेशा बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ, दूसरों के लिए काम किया। तो मैं ये महसूस करती हूँ कि भाई इस वक्त अगर मेरी आँख अपनी होती तो मैं क्यों किसी से कहती कि तुम मुझे ये, ऐसा मालूम होता है जैसे कोई किसी से कहे कि मुझे पैसे दे दो, मैं भूखा हूँ, मुझे ज़रूरत है, और अगला कहे कि भी ठहर के दे, ज़्यादा ठहर जाओ, मैं मसरूफ़ हूँ। तो जिस चीज़ ने मुझे स्ट्रेंथ दी, अच्छी बात मैं तुम्हें बताऊँ, वो ये थी कि इतने लोग मेरे ऊपर डिपेंड करने लगे थे, ब्लाइंड लोग जो गरीब थे, जिनके पास, जो मुझसे ज़्यादा महरूम थे, क्योंकि मेरे पास कम से कम मैं खुद कफील तो थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। They wanted a job, they wanted money to get to continue their studies, they were poor people, they were blind people, they were disabled people. उनको मेरी इतनी ज़रूरत थी कि वो they looked up at me, and that was my strength.